हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जो कि आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो ये 2024 और 25 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएमएसपी वेबसाइट पे मिला है। तो ये बोर्ड ने खुद जारी किया है, तो इस पेपर से आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है, क्योंकि जो बोर्ड द्वारा पेपर जारी किया जाता है उससे आपको पता चल जाता है। और इस पेपर में सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते, तो कोई भी आपको ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ चुके होंगे, तो अगर आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको सब चीज़ें पढ़ी ही मिलेंगी। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2025 में अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देंगे तो इस पेपर से आपको 100% 10% इस पेपर में से क्वेश्चन आपके ज़रूर ही पूछे जाएंगे। और 10 क्या, इस पेपर से आपको 20% मिलेंगे। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। और आराम से आप 95 प्लस हिंदी में स्कोर कर लेंगे। 95 प्लस स्कोर हिंदी में करना बहुत ही आसान है। मेरे खुद 96 मार्क्स थे इंटर में, 96 मार्क्स थे हिंदी में। तो आप भी आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ऐसे ही मैं आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आती रहूँगी। इसके बाद आपको एक और यूपीएमएसपी के जितने 5 सब्जेक्ट हैं, सभी के हम पेपर आपको इस पर ज़रूर लेके आएंगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पेपर आपका 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। 3 घंटे 15 मिनट और 100 नंबर का ये पेपर। ये सब छोड़िए और खंड का से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न एक का। ठीक है, तो पहले का क्या है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध का लेखक, निबंध के लेखक हैं। ये आपको 100% पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र, संपूर्णानंद या मोहन राकेश या रामकृष्ण दास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संपूर्णानंद। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध लिखा है उसकी वो किन्होंने लिखा है? संपूर्णानंद ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद पहले का खा, लल्लू लाल की रचना। हर साल ये बहुविकल्पी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 20 बहुविकल्पी, अगर आप ये 20 बहुविकल्पी पढ़ लेते और 2024 में जो 10 आप जे 20 मतलब 2024 और जो पेपर आपका यूपीएमएसपी वाला है, अगर ये 20 बहुविकल्पी पढ़ लेते हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड एग्जाम में। अगर इन 20 बहुविकल्पी को पढ़ लेंगे तो आपके 100% गारंटी के साथ कहते हैं 5 से 6 बहुविकल्पी इन्हीं में से फंसेंगे। तो इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए और आराम से आप 95 प्लस स्कोर कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पेपर। इसको घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने इसमें मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको घर पे बैठ के ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ हम आपको वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो लल्लू लाल की रचना क्या है? सुख सागर या प्रेम सागर या परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, प्रेम सागर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? प्रेम सागर। ये किसकी है? लल्लू लाल जो रचना है, लल्लू लाल की जो रचना है वो किसकी है? प्रेम सागर की। ठीक है, उसके बाद गा, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के कौन लेखक हैं? तो पहला है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या यशपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यशपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी। ठीक है, उसके बाद है गा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? जो आवारा मसीहा है उसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी या राहुल संकीर्तन या रंगे राघव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा है जो इसके कौन है रचनाकार? विष्णु प्रभाकर। ये जो आपको एमसीक्यू भी है तक हमने 4 पढ़ाई, ये चारों 100% रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है, आवारा मसीहा के रचनाकार। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर इस पेपर को 100% तैयार कर लीजिए। ये पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सिर्फ अब हम आपको 20% भी नहीं, क्योंकि पिछली बार जो पेपर मिला था वो आपकी यूपीएमएसपी ऑफिशियल वेबसाइट से बहुत मैच हो रहा था। तो इसलिए ये 50% आपका पेपर इसी पेपर से मिलके
बनेगा। तो इस पेपर को 100% आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। गारंटी के साथ कहते हैं आपकी इसमें से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, इसलिए इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर आप घर पे बैठ के सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी को पता होगा, जिसने अभी तक हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हो उसे भी पता होगा कि बाणभट्ट आत्मकथा के लेखक कौन है। तो पहला है महावीर प्रसाद, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी को पता होगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि जब आपने इसका परिचय पढ़ा होगा, जीवन परिचय, तो इसमें इनकी रचना लिखनी होती है। तो ये आपको पता ही होगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। दूसरे का कामायनी युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवाद युग की। तो इसका सबको पता होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसकी है? ये छायावादी युग की है। किसकी है ये? छायावादी युग की, ठीक है। निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवादी युग का है। प्रगतिवादी युग के कौन है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के लेखक हैं, याद रखिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन, और इस प्रकार जैसे तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ, द्वितीय प्रकाशन कब हुआ और तृतीय प्रकाशन, इन तीन में से आपका तीन ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रकाशन जरूर पूछा है कि तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ, द्वितीय प्रकाशन कब हुआ और तृतीय प्रकाशन। ये तीन क्वेश्चन आपके 7 सेट में किसी न किसी सेट में तार सप्तक से रिलेटेड आपको एक MCQ 100% गारंटी के साथ कहते हैं मिलेगा ही मिलेगा। 7 सेट में आपको तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में मिलेगा ही। तो मैं इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आती रहती हूँ और अच्छी अपडेट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। जो आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उस पर फुल वीडियो लेके आई हूँ, फुल डिटेल्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला 1941 में, 1943 में, 1954 में, 1947 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती और कामायनी। अब ये तो बहुत ही इजी है। इसमें क्या कहा गया था? कामायनी किस युग की रचना है? तो किस युग की रचना है कामायनी? कामायनी छायावादी युग की रचना है। तो इसमें तो ये तो गलती हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कामायनी। कामायनी तो किसकी है? छायावादी युग की रचना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, कामायनी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है अड़ा, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की। इसका क्या होगा आंसर? पहला राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा से। अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे था? कृष्ण भक्ति की शाखा से। तो ये थे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए 10 के 10 बहुविकल्पी किसे आते हैं। जिसको भी 10 बहुविकल्पी MCQ आपको अगर 10 आते तो कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस को ये 10 हो 10 आपको बहुविकल्पी आते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ। जिसे 9 आते हैं वो भी अच्छी तैयारी जिसकी चल रही है, और जिसे 10 आते हैं उसकी भी बढ़िया, उसकी तो बढ़िया चली रही है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ किसे कितने कितने बहुविकल्पी आते थे। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें आपको गद्यांश दिए जाएंगे 2, उसमें से आपको एक करना होगा जो कि आपको जो अच्छे से आता हो। और ये आपको जो गद्यांश भी दिए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। आपको इन दोनों गद्यांशों को तैयार करना होगा। आपको जो अथवा में दे रखा है ये, इस पेपर को आपको पूरा ही तैयार कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर 100% गारंटेड ये पेपर है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। इसमें आपके कम से कम 30 से 40 नंबर आपकी यूपी बोर्ड में पक्के हो जाएंगे इसी पेपर से, ठीक है। उसके बाद है धरती माँ की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में भूषण मिला। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया। हमारी भावी अर्थ
भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है धरती माँ वाला, ये आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि जब हमने 7 सेट देखे तो उसमें 2 सेट में ये धरती माँ वाला आपका था, और यही था, खाली यही था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना है, पहला आपको करना है 5 क्वेश्चन दे रखे होते 2-2 मार्क्स के, और दोनों सब पाँचों को आपको अच्छे से लिखना है। पहले संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, पहले संदर्भ की आपको बताना है कि संदर्भ लिखिए, ठीक है। इसमें आपको पाठ का लेखा किस चैप्टर से ली गई, मतलब ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। उसके बाद धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसमें जो लिखा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती, तो इसमें आपको ये बताना है। और इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना, और इसको आप बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा पेजों को जो पूछा जाए बस वही लिखना है। इसमें क्या बताया कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती, जो आपको इसमें दिख रहा हो कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, वही आपको लिखना है, ठीक है। उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, जो आपको जो अंडरलाइन दिख रही है इसकी ही सिर्फ व्याख्या करनी। उसके बाद लिखा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, ये आपको लिखना। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें लिखा है सब, इन सब की जांच पड़ताल करें। जो अब जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको आराम से ये गद्यांश समझ में आ जाए, बहुत ही ईजी। आप बस एक बार इसको पढ़ लीजिए, याद, मतलब एक बार 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लेते तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद अथवा में जो है, देखते हैं अथवा में कौन सा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अशोक के फूल से चैप्टर से लिया गया है। अशोक का फूल उस मस्त में हंस हंस रहा था, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपनी पीड़ पंडित को समझाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी। अब इसको अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, संदर्भ की व्याख्या करना और रेखांकित अंश की व्याख्या करना। लेखक क्यों कहता था कि उदास होना बेकार है, ठीक है। और गद्यांश का भाव स्पष्ट करें और भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आपका 10 मार्क्स का है। तो दुर्बलता का हीन चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले संदर्भ की व्याख्या करना है, संदर्भ लिखना है, फिर उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर करके पहाड़ सा पाप मनो रहो जाऊं राय भर अनुताप ना करियो पाई, पंक्तियों में से कौन सा अलंकार इसमें है वो बताना है। सिर्फ अलंकार लिखना है, ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद भाव का स्पष्ट कीजिए, पद्यांश के भाव का स्पष्ट कीजिए, भाषा की विशेषताएं बताइए। अथवा में आपको एक और दे रखा, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें भी वही 5 क्वेश्चन दे रखेंगे। पहले संदर्भ की व्याख्या करना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं, और इसमें ये बताना कि होठों की औ कमल मुख में अलंकार क्या है, तो इसमें आपको ये बतानी है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जलद और कृषिका लल नाम का अर्थ बताइए, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे लेखक के परिचय और कवि के परिचय, जो कि ये अभी आपको हम बता रहे हैं कि इसमें से कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का ये भी होता है। और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द की होती है। 80 शब्द मतलब आप एक पेज में, यूपी बोर्ड में जो आपको कॉपी मिलती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेज का ही आपको लिखना हो, ये नहीं आप दूसरा पेज मार करते जाए, क्योंकि हिंदी में टाइम मैटर करता है। जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से आपको लिखना हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक पेज में आपको सारी डिटेल, इसमें सारी जो भी इनके रिलेटेड जानकारी है वो सब इसमें लिख देनी है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल मिश्र। तो इसमें से ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बट ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर किसी सेट में आपको इन दोनों में से एक ना, हर किसी सेट में ये दोनों ही कभी कभी एक साथ मिल जाते। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक आचार्य प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल मिश्र। अगर आप ये 2 तैयार कर लेते हैं 100% गारंटी, इन 2 के अलावा आपको कोई नहीं पढ़ना है। अगर अभी तक जिन्होंने हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ी, सिर्फ ये 2 पढ़ लें, उसके अलावा आपको कोई नहीं पढ़ना। 2 पढ़ लेंगे तो एक आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक आपका जयशंकर प्रसाद, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको 3 से 4 तैयार कर लेने, एक मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, और एक आपको जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना, क्योंकि वो भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। उसके बाद पंचलाइट अथवा बहादुर अथवा पंचलाइट की कहानी,
इसमें भी अथवा देखो हमने आपको ये पंचलाइट और बहादुर दोनों की कहानी का उद्देश्य हमने करा दिया। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, आपको फुल 5 नंबर सिर्फ सुन के ही पक्के हो जाएंगे। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें और बस आपको बहादुर की पंचलाइट की कहानी याद हो जाएगी और आपके उसी टाइम 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आपको कभी भी पंचलाइट की कहानी रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप सुन लेंगे 2 से 3 बार याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने वो भी करा दी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा इसमें भी दे रखा है कि बहादुर में से या पंचलाइट में से कोई एक कहानी करनी, और फिर उसके बाद अथवा और दे रखा है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं और या इन में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई पंचलाइट या बहादुर में से कोई एक आती है वो लिख दीजिए। उसके बाद प्रश्न आपका 7 है। 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए और अधिकतम सीमा कितनी है? 80 शब्दों की। तो आपके जो भी स्टेट का हो, श्रवण कुमार वाला हो या तो रश्मि रथी वाला हो या त्यागपति वाला हो या मुक्त यज्ञ वाला हो या जो भी आपके उसका हो तो वो आपको लिख देना हो। ठीक है, उसके बाद है आपका दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको एक गद्यांश दे रखी होगी, जो भी संस्कृत में आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। जो संस्कृत एक दे रखी होगी गद्यांश वाली, तो आपको उसमें हिंदी लिखना। और इसमें से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महामना विद्वान वाला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% गारंटी है, यूपी बोर्ड में 3 सेटों में पूछा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अथवा में दे रखा हंस राजा वाला, तो हंस राजा वाला आपको करना, जो भी आपको आता हो वो भी आप कर लेना। ये भी आपके 7 नंबर पक्के करता है। पहले आपको इसके संदर्भ लिखना है जो 2 नंबर आपके पक्के करवाएगा, फिर उसके बाद इसकी हिंदी लिखना जो आपको 5 नंबर दे के जाएगी। आपकी हिंदी में राइटिंग मैटर करती है और स्पीड मैटर करती है। अगर आप राइटिंग अच्छी लिख रहे हैं स्पीड के साथ तो आपको 100% कोई भी नहीं रोक पाएगा 80+ स्कोर करने से। और आपको अच्छे से लिखना हो, जैसे आपको कोई भी, जैसे जिस चैप्टर से ली गई उसको आपको ब्लैक पेन से बीच में लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो जो भी आपको लिखना जिस पुस्तक से ली गई, जिस चैप्टर से ली गई, उसको आपको ब्लैक पेन से हेडिंग करके दिखाना होगा, अलग से हाईलाइट करके दिखाना होगा। तो इस टाइप के भी आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने इसके हमने 2 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुभाष रत्नानी वाले चैप्टर की हमने डाल दी, अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो हमने पूरी हिंदी की इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट डाल दी है, वो आप जाके देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन हमने उसमें करवा दिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मुहावरे दे रखे होंगे। किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग किया है, सिर्फ एक का बताना है। और दे कितने रखे हैं, ऑप्शन बहुत होते हैं आपकी हिंदी के पेपर, आप आराम से हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बहुत दे रखे होते हैं। देखिए कितने दे रखे, 4, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च होना। तो ये चारों में से कोई एक आपको जो आता हो वो कर लेना। और 4 दे रखे होंगे, एक तो आपको कोई ना कोई आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है अपठित गद्यांश पर आधारित, ये कुछ ही साल से, अभी 2 साल से ही आपकी ये हिंदी में ऐड हुआ है कि अपठित क्वेश्चन। इसमें से आपको ये एक गद्यांश दे रखा होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन दे रखे होंगे, इसी में से आपको आंसर देख के, इसमें से आंसर ढूंढ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं देना। जो भी लिखा है, लेखक, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 5 नंबर का आता है। पहला दे रखा है कि लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का परिणाम क्या होता है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको पढ़ना है। इसमें जो लिखा है कि वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज शोषण, कटुता, ये सब आपको इसमें से जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढ लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दे रखा है आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। दूसरा दे रखा है इच्छाओं का उद्दीप, इन दोनों का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। 5 नंबर का आता है। अथवा में एक और है, अगर आपको ये नहीं आता तो ये आप कर लीजिए। ठीक है, जो आता है आपको वो कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करें। इसमें आपको शब्द युग्म दे रखे हैं, जैसे वसन और व्यसन, इन दोनों में से कोई, ये व्यसन और वसन दोनों का अर्थ आपको शब्द युग्म अच्छा निकालना है। विवश होगा या व्याकुल होगा, कवच भोजन होगा, वस्त्र होगा या आदत होगी, या बिस्तर होगा या अवधि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वस्त्र और
व्यसन, व्यसन मतलब आदत, ठीक है। और वस्त्र मतलब वो वसन मतलब वस्त्र, ठीक है। तो इसका सी इज द करेक्ट। अम्बुज और अम्बुद, इन दोनों का आपको अर्थ बताना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अम्बुज और अम्बुद का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कौन बता पाएगा, क्योंकि ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन आते, कोई अलग से नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। किसी एक शब्द लेना है आपको, उसके आपको दो अर्थ लिखने होंगे। अंबर, अंबर के दो शब्द लिखने होंगे। पट, जो भी आपको आता है। विधि, नाग, अंबर मतलब बादल, आसमान, दो शब्द हो गए। ऐसी नाग के आपको दो शब्द लिखने हैं। सर्प, सांप, दो हो गए। ऐसे ही आपको दो अर्थ लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो जो आँख के सामने हो, उसे क्या बोलते हैं, जो आँख के सामने हो। नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आँखों के आगे या प्रत्येक आँख। तो इसमें आपको आंसर करेक्ट बताना और इन दोनों को आपको किस में बताना, कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर बताने। आपका टेस्ट है ये, देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी होती है। जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। बहुत ही ईजी है, अगर आपको ये भी नहीं बता पाए समझो आपकी तैयारी नहीं, तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और इसका कमेंट में आंसर जो सही बताएगा उसी की तैयारी बढ़िया चलेगी। उसके बाद है 11 का गा। निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसका उसको आपको शुद्ध बनाना है। अशुद्ध है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, क्या मतलब है इसका, कुछ नहीं, इसको आपको सही अर्थ बताना। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अनेकों कोई वर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन की कवयित्री ने भाग लिया, तो कवयित्री भी सही नहीं है, तो इसको कवयित्री नहीं होगा, सही करना होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कृपा अनुमोदन की कृपा करें। तो इसको आप ये जो दे रखे हैं इसमें आपको 2 नंबर का दे रखा है, तो कोई दो वाक्य आपको सही करके लिखने हो। तो 4 दे रखे हैं, 2 तो आप ठीक ही कर लेंगे। तो 2 वाक्य आपको शुद्ध करके लिखने होंगे। उसके बाद जो आपका 12 क्वेश्चन है, जो 6 नंबर का पक्के करवाता है, रस, छंद, अलंकार, वीर रस, हास्य रस, ये दोनों ही हमने आपको करा दी। और पूरी रस, छंद, अलंकार की हमने फुल वीडियो बना रखी, जिसमें सब ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। प्लेलिस्ट अगर आप पूरी देखते हैं तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीर रस की परिभाषा बहुत ही ईजी है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये सब आपको बस याद रखना, बाकी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण, इसमें क्या लिखा है, स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। उदाहरण, पहले आपको ये लिखना है कि हास्य रस का स्थायी भाव जो है, जो भी है, फिर उसके बाद उदाहरण लिखना है, इसकी परिभाषा भी लिखनी है, ठीक है। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार में से कोई एक अलंकार लिखना है। दोहा और सोरठा में से कोई एक आपको लिखना हो। छंद का मात्रा भी आपको लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन नंबर। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखना हो। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा ही जाता है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, हमने 2 पत्र आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा दिए। दो हमने प्रार्थना पत्र आपको करा दिए, वो भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, वो भी देख लीजिए जाके, ठीक है। और अथवा में दे रखा है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इन दोनों पत्रों को आप तैयार कर लीजिए। और जो 2 हमने करवाए हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 4 पत्र पढ़ लेते तो इन 4 में से ही आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। इसमें क्या लिखा है, अपनी भाषा शैली में, तो आपने शब्दों में बना के लिख दी। एक बार जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या है, 9 नंबर का दे रखा, तो 9 नंबर है, आपको 9 हेडिंग तो बनानी होगी, जरूरी नहीं 9 हेडिंग खूब बड़ी बड़ी बना दी। जैसे प्रस्तावना पहले डाली, उसमें आपको प्रस्तावना में समझाना कि ये इसके कारण है, बेरोजगारी के बारे में आपको बता देना। फिर उसके बाद डाल देना नीचे हेडिंग बेरोजगारी का अर्थ। तो बेरोजगारी का अर्थ डालने के बाद बेरोजगारी का समस्या, फिर उसके बाद समाधान, ये ऐसी 9 हेडिंग आपको बना के लिख देना, तो आपको फुल 9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका देश व
देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवादी की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार करना है। और हमने आपको निबंध भी करवा दिए हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं 20 से 25 नंबर आपको उस प्लेलिस्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से ज़्यादा उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट तो आपको देखनी है। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को आपको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, इसको वीडियो लगा के स्टार्ट कर लेना, ईयरफोन से आप सुन ले सारी, तो आपको अंदाज़ा लग जाए कि कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने उसमें करवाए हैं। तो इससे भी आपके बहुत नंबर पक्के होने वाले हैं। और जो पेपर है ये पेपर अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम ये पेपर आपको वहाँ पे अपलोड कर देंगे। जिसको ये पेपर चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये पेपर मुझे चाहिए, तो हम ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में अगले इम्पॉर्टेंट पेपर के साथ। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आप भी 95+ स्कोर कर लेंगे। हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।